हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पर्यावरण अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में चौथे पार्ट अधिगम एवं सिद्धांत यानी कि लर्निंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। हम दोस्तों यहाँ पे 3 क्लासेस के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये चौथी क्लास है। 2-3 क्लास और हैं पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक टॉपिक का वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी विषय हो उसका यहाँ पर डिस्कस करते हैं बड़ी ही आसान भाषा में। चलिए तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं अधिगम एवं सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम होता क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से अगर हम बात करें थॉर्नडाइक ने अधिगम को इस तरीके से समझाया है कि कुछ उपयुक्त अनुक्रियाओं के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। साथ ही स्किनर के अनुसार सीखना वही अधिगम है, यानी कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यानी कि हमारे व्यवहार में एक के बाद एक दूसरे से सामंजस्य होना ही क्या है, अधिगम है। इसी तरह क्रो के अनुसार ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है, अधिगम है। जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। इसी तरीके से वुडवर्थ के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है। सीखना क्या है, अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं किससे संबंधित, अधिगम से संबंधित। नेक्स्ट हम आगे चलें दोस्तों इसी में अधिगम में, तो वह आते हैं अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पर्यावरण में जो हम अधिगम पढ़ते हैं 3 प्रकार के अधिगमों की बात करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है संज्ञानात्मक एवं संज्ञानी अधिगम। दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत हम बालकों की उन सभी धारणाओं और बातों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें वह पहले से जानता है। किसमें? संज्ञानात्मक और संज्ञामी अधिगम में हम क्या करते हैं, बालकों को उन सभी धारणाओं या फिर बातों आदि का ज्ञान कराते हैं जिन्हें वह पहले से ही जानता है। क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान का महत्व यूँ तो सभी आयु के शैक्षणिक स्तरों पर है, फिर भी ज्ञान का जो महत्व छोटी कक्षाओं में है उतना बड़ी कक्षाओं में नहीं है। दूसरा है आपका भावनात्मक या मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, यानी कि भावना से जुड़ा हुआ। इस अधिगम की बात करें तो संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत जिस ज्ञान की बात कही गई, हमने संज्ञानात्मक अधिगम में उन बातों को कहा है जो कि पहले से जानते हैं, पर उसे प्राप्त करने के पश्चात बच्चों की भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है। अब भावनाओं में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। इस दृष्टि से इस प्रकार के अधिगम के लिए बालकों में जैसी भावना का विकास हम करना चाहते हैं, हमें वैसे ही साहित्य पढ़ाने की उनको आवश्यकता होती है। यानी कि पहले से जो चीज़ें संज्ञानात्मक अधिगम के तहत जान रहा था उनको ज्ञान देना वो उस संज्ञानात्मक अधिगम में आ जाता है, पर उसके व्यवहार को बदलना, यानी कि वो चीज़ें उसकी भावना में लाना,
वो किसके अंतर्गत आता है? भावनात्मक या मनोवृत्त्यात्मक अधिगम के अंतर्गत। इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम भावना को विकसित करते हैं, इसलिए वैसे ही साहित्यों को उसको पढ़ाया जाता है। तीसरी हम बात करें, यहाँ पे तीसरा है कौशलात्मक और क्रियात्मक अधिगम। अब देखिए कौशल से आप समझ सकते हैं, कौशल और क्रिया यानी कि करने वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अर्जित व्यवहार यानी कि अर्जित ज्ञान जो भी अभी तक बालक ने प्राप्त किया है उसको क्रिया में लाना या फिर व्यवहार के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना इस ज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौशल या फिर क्रिया में लाना जो ज्ञान उसने अभी तक धारण किया है या ग्रहण किया है। इसके अलावा कुशलताओं के अर्जन की दृष्टि से किसी कार्य को करते समय उसमें नवीनता आकर्षण लाना भी इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आता है। इसके लिए बालकों में सूझ का लाना यानी कि समझ का लाना आवश्यक है। दोनों चीज़ें आसान थी, तीसरा और भी आसान है, कौशल अथवा क्रियात्मक अधिगम। दोस्तों अब हम बात करते हैं अधिगम के नियम। अधिगम के नियम क्या हैं, इनको अगर समझें तो बड़े आसान हैं। यानी कि नियम क्या है, यदि शिक्षण विधियों में हम छात्रों को ज्ञान अर्जित कराएं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का ज्ञान कराना आवश्यक है, ठीक है। जैसे सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, उम्र भर सीखता है। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो उसको मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो सीखना और भी संतोषप्रद हो जाता है। तो इसके लिए थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीखने के नियम। इन नियमों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहले हैं मुख्य नियम, ठीक है। मुख्य नियम में आता है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ठीक है। बात करें हैं क्या ये नियम, इन सब के बारे में, यानी कि सीखने के नियम जो कि मुख्य नियम हैं वो हैं क्या। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता यानी कि इस नियम से क्या तात्पर्य है, इस नियम से तात्पर्य है कि किसी बात का अधिगम करने के लिए बालकों का या व्यक्तियों का तत्पर होना आवश्यक है, यानी कि वह सीख सके, इसके लिए उसे तत्पर होना चाहिए। पर यदि वह तत्पर नहीं होगा तो वह सीख नहीं सकता, ठीक है। यानी कि सीखने के लिए ही तत्पर नहीं है तो वो सीख नहीं सकता, भले ही उसके लिए अधिगम परिस्थितियों को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, यानी कितने ही अच्छे तरीके से उसको हम समझाएंगे पर वह सीख नहीं सकता, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है, यह नियम व्यक्तियों में पूर्णता लाने के लिए किया जाता है। यानी कि पूर्णता मतलब समझ सकते हैं आप, स्पेशलिटी लाने के लिए, यानी कि जो चीज़ छात्रों को आती है यदि वह उसका बार बार अभ्यास करेगा तो उसमें उसके प्रति क्या आएगा, पूर्णता आएगी, यानी कि वह काफ़ी अच्छे तरीके से उनको कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा नियम जो कि क्या है, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया था कि कार्यों को करने से व्यक्तियों को संतोष मिलता है, यानी कि कोई भी कार्य करेगा उससे क्या होगा, व्यक्ति को संतोष मिलेगा, तो वह क्या करेगा, उन कार्यों को और भी
यानी कि बार बार करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होता है, उसका अधिगम प्रभावी हो जाता है। यानी कि हमें इस प्रकार की प्रक्रियाओं या फिर अभिप्रेरित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए जिनसे छात्रों को करने के लिए संतोष मिले, यानी कि वह उनको करने के लिए प्रेरित हो। जैसे कि कुछ उसके लिए पुरस्कार रख दो या फिर उसको बार बार प्रोत्साहित करो। इससे क्या होगा, अधिगम और भी ज़्यादा प्रभावी बन सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ऐसी विधियों का उपयोग करना चाहिए प्रभाव के नियम के अंतर्गत जिससे कि वह छात्रों के अंदर संतोष का अनुभव करा सकें, क्योंकि तभी वह और भी ज़्यादा प्रभावित करेगा कुछ विधियों या फिर सीखने के लिए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के यहाँ पे 3 नियम होते हैं अधिगम के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मुख्य नियम। अब आते हैं गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम जिनमें आता है सबसे पहले बहुअनिक्रिया का नियम। बहुअनिक्रिया का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने कोई नवीन समस्या आए, यानी कि कोई नई समस्या आए तो उसे सुलझाने के लिए वह क्या करता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है कि कैसे मैं इनको सुलझाऊं। वह अनेक प्रकार की क्रिया करते करते क्या करेगा, उसका हल निकाल लेगा, यानी कि उसको खोज लेगा, उसको पूर्ण कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको संतोष मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आया, ये आया आपका बहुअनुक्रिया के नियम के अंतर्गत। दूसरा नियम क्या है, मानसिक स्थिति का नियम। अब देखिए, मानसिक स्थिति का नियम क्या है, किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसा उसका दिमाग होगा उतने ही जल्दी वह सीखेगा। यदि मानसिक रूप से सीखने के लिए वह तैयार है तो वह नया कार्य बहुत जल्दी सीख लेगा, और तैयार नहीं है तो वह उस क्रिया को जल्दी नहीं सीख पाता। इसलिए मानसिक स्थिति का नियम इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, आंशिक क्रिया का नियम, इसके अंतर्गत क्या होगा, अंश, आंशिक का मतलब यहाँ पे क्या है, अंश, अंश मतलब टुकड़े करना। यानी कि इस नियम अनुसार किसी भी कार्य को व्यक्ति अंशतः छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है जिससे उनको आसानी से पूर्ण कर सकता है। ये आता है आंशिक क्रिया का नियम। अब आएगा आपका सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया यानी कि इसके आधार पर पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव का उपयोग करना। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके सामने कोई समस्या आई है तो वह क्या करेगा, उस समस्या से मिलती जुलती परिस्थिति को सोचेगा। यानी कि क्या ऐसी कोई इससे मिलती जुलती समस्या उसके अंतर्गत कभी आई होगी तो क्या करेगा, वह उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार उनको पूर्ण करने या फिर समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा। इसे कहा जाता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। और 5वां नियम है गौड़ के नियम में, वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी कि इस नियम के अनुसार जो क्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उत्तेजना लाती है, अथवा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी वही प्रक्रिया होने लगती है। यानी कि मुख्य रूप से उत्तेजना का आना उस क्रिया के करने के लिए ही साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। आगे हम बात करेंगे वो है अधिगम के सिद्धांत। मुख्य रूप से अधिगम के सिद्धांतों को थॉर्नडाइक ने दिया था, पर फिर अलग अलग और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के लिए अनेक सिद्धांत दिए, जिनमें पहला आता है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसे कि इसके नाम में समझ रहे हैं क्या, प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या करेगा, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एवं पशु प्रयास एवं भूल के द्वारा कुछ सीखते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ गलती होती है उसके द्वारा सीखना इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है,
तो ये है कौन सा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है पॉलवेल का क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, आईपी पॉलवेल ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम इसको समझें पॉलवेल के सिद्धांत को, तो यह सिद्धांत मुख्य रूप से उसने कुत्ते पर प्रयोग करके निकाला था। अब कुत्ते पर कैसा प्रयोग किया, उसने किया कि कुत्ते को भोजन देते समय वह क्या करता था, वह बजाता था घंटी। कुत्ते को भोजन देते समय वह क्या बजाता था, घंटी बजाता था। अब जब भी कुत्ता आए वह घंटी बजा के उसको भोजन दे दे। अब क्या है, एक दिन उसने घंटी बजाई पर भोजन नहीं दिया, तो इसके बाद भी कुत्ते के मुंह से क्या है, लार टपकने लगी। इसका मतलब है कुत्ता यह समझ बैठा है कि घंटी बजने पर ही उसे भोजन मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को ही उसने सहज अनुबंध या संबंध की प्रतिक्रिया कहा था। यानी कि एक दूसरे से घंटी किससे संबंधित हो गई, अब खाने से संबंधित हो गई। यह स्कूलों में होता है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत। अब प्रबलन का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को मुख्य रूप से दिया था C.L. हल ने। किसने, C.L. हल। अब देखेंगे इन्होंने ये सिद्धांत कैसे दिया। तो इन्होंने इस सिद्धांत को मुख्य रूप से कहा था सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। क्या कहा था इस सिद्धांत के अनुसार प्रबलन का, कि सीखने का आधार क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। जैसे जैसे हमें आवश्यकता किसी चीज़ की होगी हम उसके अनुसार उसे सीखेंगे। आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे क्या हुआ, उन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, पिंजरे में बंद करने के बाद बाहर रख दिया खाना। अब बिल्ली को लग रही भूख, बिल्ली क्या करेगी, खाना पाने की कोशिश करेगी। इसका कोशिश से ही वह क्या करती है, जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। तो वही बात आ गई, सीखने का आधार क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। उसे भोजन की आवश्यकता लगी तो उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थर्ड सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इसमें देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन गैस्टावाल्दियो ने किया था। किसने, गैस्टावाल्दियो ने। किसका, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब क्या है एक सिद्धांत के अंतर्गत, तो समझेंगे हम। इस सिद्धांत में सूझ द्वारा सीखने की बातों को कोहलर ने स्पष्ट किया है। किसने, कोहलर ने। कैसे किया, उसने एक कमरे में, किसमें, एक कमरे में छत से लटका दिए केले और नीचे किसको, एक बनमानुष को खड़ा कर दिया और बगल में रख दिया एक लकड़ी का बॉक्स। अब ये से भूख लगी तो ये केले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसके कारण बाद बहुत कोशिश के बाद ये क्या करता है, बॉक्स को उठाता है, केले के नीचे रखता है और उस पर चढ़ जाता है और केले को तोड़ लेता है। ठीक है, यानी कि केले प्राप्ति के लिए उसने अनेक प्रयास किए, पर कुछ सूझ के बाद जो उसे क्या सूझा, बॉक्स को नीचे रखो और केले को तोड़ो, तो उसने अपनी समस्या को हल कर लिया। तो ये क्या है, किसने कहा था ऐसा, किसने प्रैक्टिकल किया था, कोहलर ने। किस सिद्धांत के अंतर्गत, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत। अब बात करें हम कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता, इसको स्किनर ने, किसने, स्किनर ने प्रतिपादित किया था। क्या है इसमें, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता उसके सीखने का आधार होती है। क्या, प्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता, कोई प्रेरणा मिले उससे वो क्या करे, काम करे, तो यही क्या होती है, उसके अधिगम का, यानी कि सीखने का आधार। कैसे होता है, उदाहरण समझेंगे जो कि स्किनर ने प्रैक्टिकल किया। उसने एक लीवर युक्त बॉक्स में एक चूहा रख दिया और उस बॉक्स में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि यदि लीवर दबाएगा कोई भी तो वो खाना जो है वो
खाने की प्लेट बाहर निकल आएगी। ठीक है। अब भूखा होने पर चूहा भी क्या करता है, लीवर को दबाने लगता है, यानी कि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन, यानी भूख के बाद उसे बल यानी कि उसको दबाने की भावना पैदा हुई। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ठीक है। तो ये अधिगम के 5 प्रमुख सिद्धांत थे। अब हम बात करें सबसे मुख्य पॉइंट कि अधिगम को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, यानी कि सीखना प्रभावशाली, आसानी से प्रभावी तरीके से कोई भी छात्र सीख सके, वही है अधिगम, प्रभावशाली अधिगम के उपाय। तो पहला क्या है, सीखने की इच्छा जागृत की जाए छात्रों के अंतर्गत। दूसरा है विद्यालय में उचित वातावरण होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए दोनों को, शिक्षक और छात्रों को। सशक्त अभिप्रेरण, अच्छी आदतों का निर्माण, खंड एवं पूर्ण विधि द्वारा सीखना, यानी छोटी छोटी विधियों के द्वारा सिखाया जाए और पूर्ण विधि द्वारा, दोनों से ही सिखाया जाए। इसके अलावा जो हम सिखा रहे हैं उसके अंतर्गत उसके लिए छात्रों में रुचि और रुझान का भी विकास होना चाहिए। साथ ही साथ सीखने की अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे अंतिम है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे नियम सभी पर लागू होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कहें तो आपने लर्निंग प्रिंसिपल को आसानी से समझ लिया है। पूरे पॉइंट आए हैं जितने भी लर्निंग प्रिंसिपल में होने थे। वीडियो को अच्छे से अंत तक देखा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में टीईटी से रिलेटेड अवश्य मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और प्लीज़ लाइक चाहिए, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर पसंद आए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।